So hello and welcome to my channel Smart Study with Saima. So let's start today's editorial analysis, and the editorial which I am taking is timely inaction on RBI's decision to hold repo rate. From the Hindu newspaper you can see. Okay, this is the heading of the today's editorial. जल्दी से vocabulary देख लेते हैं. फर्स्ट वर्ड क्या है? इनएक्शन. इनएक्शन पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? नाउन. क्या मतलब होता है इसका? लैक ऑफ एक्शन, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करना. ठीक है, एक्शन ना होना, कुछ ना करना. आप हिंदी में भी देख सकते हैं, कुछ ना करना. ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं किसके? इनएक्शन के. पैसिविटी, आइडलनेस, इनएक्टिविटी, राइट, नेग्लेक्ट, अपैथी, ऑल दीज आर सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इनएक्शन. ठीक है, चलिए एंटोनिम्स देखते हैं. एक्शन, कार्य करना, एक्टिविटी, इनिशिएटिव, एफर्ट, मूवमेंट. ऑल दीज आर एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इनएक्शन. ऑपोजिट्स हैं सारे ये. ठीक है, एक्शन करना, एक्टिविटी करना, इनिशिएटिव लेना, इनिशिएटिव मतलब पहल करना, एफर्ट प्रयास करना, और मूवमेंट गतिविधि. नाउ निमोनिक देखते हैं किस तरह से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं, इनएक्शन वर्ड को. इनका मतलब देखिए क्या होता है? नो. नो तो एक्शन, नो एक्शन, ये आप याद रखेंगे. जहाँ पे भी आगे इन होगा किसी वर्ड के, उसका मतलब नो होता है. तो यहाँ इन प्लस एक्शन का मतलब क्या है? नो एक्शन. दिस इज द सिंपलेस्ट वे यू कैन लर्न दिस वर्ड. फाइन, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now, second word is roiled. Roiled. Part of speech is verb. Now, what is the meaning of this verb? Is made, disturbed or agitated. अशांत करना या उथल पुथल करना. What are the synonyms of the roiled? Disturb करना, agitated, परेशान करना. इन सब के आप मतलब देखेंगे हिंदी में भी तो सेम है. ठीक है, अपसेट, turmoil and shake. All these are the synonyms of the word roiled. Now what are the antonyms? Calm, शांत करना, soothe, शांत करना, stabilize, स्थिर कर देना, settle, शांत, ease, आराम देना. ठीक है, all these are antonyms of the word roiled. Mnemonic देखिए, mnemonic देखिए यहाँ पे roiled राइमिंग कर रहा है वर्ड ऑयल से. ऑयल मतलब तेल, रॉयल ऑयल. तो अगर हम पानी के अंदर ऑयल मिक्स करते हैं तो कैसा हो जाता है? वो मैसी हो जाता है, मैसी हो जाता है, मेक्स इट मैसी. तो हम ऑयल क्या है? रॉयल से राइमिंग कर रहा है वर्ड. तो हम ऑयल वर्ड से, और अगर हम ऑयल को पानी में मिक्स कर दें, मैसअप कर दें सारा, तो क्या वर्ड बन सकता है? रॉयल्ड. ठीक है, ऑयल, रॉयल्ड. और अगर आप देखेंगे तो रॉयल्ड के सिनोनिम्स जो हैं वो देखिए मैच कर रहे हैं. डिस्टर्ब करना, मैस अप कर देना, अपसेट कर देना, शेक कर देना, है ना. ये सब चीज़ें सिनोनिम्स जो हैं वो, अगर हम ऑयल को पानी में मिक्स करेंगे, उसे मैस अप कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, तो ये जो है मीनिंग साथ साथ हो रहे हैं, सिनोनिम्स हो रहे हैं. तो आप इस तरह से ऑयल, रॉयल एक निमोनिक ट्रिक हो गई. इस तरह से आप इस वर्ड को ईजिली याद रख सकते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ मेजर्ड. वॉट इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ मेजर्ड? एग्जेक्टिव. इट इज़ एन एग्जेक्टिव. ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है ये. क्या मतलब होता है इस वर्ड का? केयरफुल एंड कंट्रोल्ड, सोच समझ कर किया गया. सिनोनिम्स देखिए, बैलेंस्ड, कंट्रोल्ड, कैलकुलेटेड, मॉडरेट, डेलिब्रेट. ये सब क्या है इसके? सिनोनिम्स. नाउ व्हाट आर द एंटोनिम्स? रैश, केयरलेस, लापरवाह, हैस्टी, जल्दबाज. ये वर्ड हम बहुत यूज़ करते हैं ना. जल्दबाज को क्या बोलते हैं? हैस्टी. ठीक है, और इम्पल्सिव, रेकलेस, लापरवाह. ऑल दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड मेजर्ड. मेजर करना मतलब संतुलन बनाना, बैलेंस करना, डेलिब्रेट, मॉडरेट, ये सब कंट्रोल, सब सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके. चलिए निमोनिक देखते हैं. मेजर्ड. मेजर्ड स्टेप्स मतलब मेजर करके वॉक करना, वॉकिंग केयरफुली. इस तरह से मेजर करके कोई भी चीज़ को देखना, समझना, कैलकुलेट करना या वॉक करना. इस तरह से आप मेजर्ड को याद रख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज नेसेसिटेटेड. नेसेसिटेटेड. नाउ व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच? वर्ब है ये. व्हाट इज द मीनिंग? मेड समथिंग नेसेसरी.
आवश्यक बना देना, किसी चीज़ को आवश्यक बना देना. नाउ सिनोनिम्स आर रिक्वायर्ड, demanded, forced, compelled and obliged. All these are the synonyms of the word necessitated. What will be the antonyms then? Avoided, टाल देना. Prevented, रोक देना. Optional, वैकल्प, वैक वैकल्पिक. ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप हिंदी वर्ड. Unnecessary, अनावश्यक. Ignored, नज़रअंदाज करना. All these are antonyms of the word necessitated. ठीक है, अवॉइडेड, प्रिवेंटेड, ऑप्शनल, अननेसेसरी, इग्नोर्ड, सब इसके ऑपोजिट्स हो जाएंगे. निमोनिक देखते हैं किस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं. नीड, किसी चीज़ की नीड होना. नीड, नेसेसिटी, उससे क्या बना है? नेसेसिटेटेड. क्योंकि इसके आगे देखेंगे ना आप तो ATED लग गया है, इससे क्या बन गया? नाउन. नीड होना, उससे नेसेसिटी बनता है और नेसेसिटी से क्या बना है? नेसेसिटेटेड. So this is the simple mnemonic trick. You can remember this word with that. Now another word is anticipated. Anticipated की part of speech क्या है? Verb है. लास्ट में देखेंगे ed लगा हुआ है यहाँ पे. क्या मतलब होता है इसका? Expected in advance. पहले से अनुमान लगाना, expect करना, है ना, उसको बोलते हैं anticipated. Synonyms देखते हैं. Expected, expect करना, predict कर देना, है ना. Foreseen, पूर्व देखा हुआ, है ना, पहले से देखा हुआ. Foreseen. एस्टिमेट लगाना, एस्टिमेटेड, प्रोजेक्टेड, अनुमानित, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं. ठीक है, अब देखते हैं ऑपोजिट्स. अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट ना होना. सडन, एकदम से. अनफोर्सीन, पहले से ना देखा हुआ. सरप्राइज, आश्चर्य. रैंडम, अनियमित. ऑल दीज आर क्या है? ये सब ऑपोजिट्स हैं, एंटोनिम्स है किसके? एंटीसिपेटेड है. नेमोनिक देखिए, नेमोनिक ट्रिक. एंटी प्लस सिपेटेड, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करा है. तो थिंक बिफोर इट हैपेंस. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? पहले से सोचना, पहले से सोच लेना, पहले से उसकी एस्टिमेट लगा लेना, प्रिडिक्ट कर लेना उसको. तो एंटी प्लस सिपेट. नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्ट्रेंट्स. नाउ व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ कॉन्स्ट्रेंट? इट इज़ अ नाउन. क्या मतलब होता है इसका? लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन, बाधाएं या सीमाएं. सिनोनिम्स देखिए. रिस्ट्रिक्शंस, limitations, barriers, obstacles, hindrances. All these are synonyms of the word constraints. Coming to the antonyms: freedom, liberty, flexibility, ease, independence. स्वतंत्रता, लचीलापन, सहजता, आज़ादी, ये सब आएंगे किसमें? एंटोनिम्स किसके हो जाएंगे? कंस्ट्रेंट्स के. कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है? लिमिट करना, रिस्ट्रिक्ट करना, प्रिवेंट करना, ऑब्स्टेकल्स डालना, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कंस्ट्रेंट्स के. ठीक है, निमोनिक देखिए. कंस्ट्रेन मतलब चेन, बाउंड. ठीक है, कंस्ट्रेंट मतलब बंधा हुआ, चेन से बंधा हुआ. चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज हेसिटेंट. हेसिटेंट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है ये. ठीक है, लास्ट में आप देख सकते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड है. मीनिंग क्या होता है? अनश्योर और स्लो टू एक्ट. अनश्योर होना या बहुत स्लो होना किसी एक्ट में. ठीक है, हिचकिचाना या झिझकना. सिनोनिम्स देखिए. रिलक्टेंट, डाउटफुल, अनसर्टेन, टेंटेटिव, वेवरिंग. ठीक है, ऑल दीज आर सिनोनिम्स. एंटोनिम्स क्या होंगे? कॉन्फिडेंट, decisive, bold, certain and sure. All these are opposites of the word hesitant. Mnemonic trick. hesitant को आप याद रख सकते हैं. pause before action, है ना, किसी एक्शन से पहले रुकना, हेसिटेट करना, है ना, शर्म आ जाना, डाउटफुल होना या फिर वेव करना, डगमगाना, हिचकिचाना, कांपना, ये सब जो है हेसिटेंट के अंदर सिनोनिम्स में आ जाएंगे. चलिए, एक्सेलरेट. नाउ एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है इसकी? वर्ब है ये. मीनिंग क्या है इसका? टू इंक्रीज स्पीड, है ना, तेज करना, गति बढ़ाना. एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? स्पीड को बोलते हैं. Now what are the synonyms of this word? Speed up, गति बढ़ाना. Boost, increase, intensify, expand, है ना, विस्तार करना. All these are the synonyms of this word accelerate. Now antonyms क्या हो जाएंगे इसके? Slow down, कम करना, धीमा करना. ठीक है, reduce, decrease, decline, decelerate, धीमा करना. एक्सेलरेट
और डिसेलरेट। एक्सेलरेट मतलब बढ़ाना, गति को बढ़ाना, स्पीड अप करना, बूस्ट करना, इंटेंसिफाई करना, बड़ा, ठीक है, एक्सपैंड करना। और डी एक्सेलरेट यहाँ पे एक वर्ड है, डिसेलरेट, धीमा करना, कम करना, डिक्रीज करना, ऑपोजिट है इसका। नेमोनिक देखिए, एक्सेलरेटर इन कार, कार में एक्सेलरेटर होता है, किस चीज़ के लिए होता है, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए होता है, तो आप उससे ये वर्ड एक्सेलरेट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाइए, परसिस्ट, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है इसकी। मीनिंग क्या है इसका, कॉन्टिन्यू फर्मली डिस्पाइट डिफिकल्टी, ठीक है, बने रहना, डटे रहना, डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी उसे फर्मली कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, डिफिकल्टी आने के बाद भी डटे हुए हैं, बने हुए हैं। जैसे हम अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स डिफ़िकल्ट हैं लेकिन फिर भी हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, फिर भी हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो क्या है, हम परसिस्ट, ठीक है, वी आर परसिस्ट इन आवर स्टडीज़, इन आवर एजुकेशन। चलिए सिनोनिम्स देखिए, कॉन्टिन्यू, जारी रखना, इंड्योर, सहज करना, लास्ट, बने रहना, रिमेन, रहना, और परसिवियर, दृढ़ रहना, मतलब लगे रहना, उसके साथ डटे रहना, जमे रहना। ये सारे जो है सिनोनिम्स हो जाएंगे परसिस्ट के। एंटोनिम्स पे आ जाइए, क्विट, छोड़ देना, बहुत इजी है ना सारे ये। स्टॉप, रोक देना, गिव अप, हार मान जाना, अबैंडन, त्याग कर देना, और सीज, समाप्त कर देना। और यही सब जो है आपको नहीं करने हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्विट नहीं करेंगे, अपनी मेहनत को नहीं रोकेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, तैयारी करेंगे, अच्छे से बार बार एग्ज़ाम देंगे। अगर कहीं पे आप पास आउट नहीं होते हैं, क्रैक नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम को, तो फिर भी आप दोबारा तैयारी करेंगे, लगे रहेंगे, ठीक है, अच्छे से मेहनत करेंगे, इस एग्ज़ाम में भी और अच्छे से मेहनत करेंगे, आप क्विट नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिए। चलिए निमोनिक पे आ जाइए, पर प्लस स्टे। पर परसिस्ट को हम किस तरह याद कर सकते हैं, पर स्टे, इस तरह से अलग अलग करके, स्टे कॉन्टिन्यूसली, है ना, कॉन्टिन्यूसली जमे रहना, स्टे करना, तो परसिस्ट। कमिंग टू द फ्रेजल वर्ब नाउ, फर्स्ट वन इज प्ले आउट। क्या है फ्रेजल वर्ब आज के एडिटोरियल से, प्ले आउट, टू हैपन और डेवलप ओवर टाइम, ठीक है, हैपन हो जाना या डेवलप हो जाना टाइम के साथ साथ। एग्जाम्पल देखिए, वी नीड टू वेट एंड सी हाउ द सिचुएशन प्लेज आउट। हमें रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि सिचुएशन कैसे डेवलप होती है, कैसे आगे निकल कर आती है। पुश अप, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुश अप, टू इंक्रीज समथिंग, किसी चीज़ को बढ़ाना। एग्जाम्पल देखिए, राइजिंग फ्यूल प्राइजेस पुश्ड अप इन्फ्लेशन। जो राइजिंग फ्यूल प्राइजेस हो चुके हैं, आप सबको पता है, तेल के प्राइस बस बढ़ चुके हैं, गैस के प्राइस बढ़ चुके हैं, उससे क्या होगा, महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी इकोनॉमी में। इसी के ऊपर आज सारा आर्टिकल है, वो हम डिस्कस करेंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, वो भी हम देखेंगे। इसलिए मैं आपको पहले सारी वोकैबलरी या फिक्स प्रपोजिशन, जार्गन्स, कॉलोकेशंस करा रही हूँ, ताकि एडिटोरियल पढ़ने में आप लोगों को आसानी हो जाए। फिक्स्ड प्रपोजिशन देखिए, इम्पैक्ट के साथ क्या है यहाँ पे, ऑन, टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन समथिंग, किसी पे इम्पैक्ट होना। हाई इंटरेस्ट रेट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हाई इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, आरबीआई कर देगा, तो क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ पे, क्योंकि अभी ग्रोथ हमारी जो है ना बहुत नीचे की तरफ जा रही है। नेक्स्ट फिक्स प्रपोजिशन है कपल्ड विद। कपल्ड के साथ क्या है, विद प्रपोजिशन है, कंबाइंड विद समथिंग, किसी के साथ कंबाइन हो जाना, है ना, जुड़ जाना। एग्जाम्पल देखिए, इन्फ्लेशन कपल्ड विद स्लो ग्रोथ क्रिएट्स इकोनॉमिक प्रेशर। अगर इन्फ्लेशन जो है कपल हो जाती है, किसके साथ मिल जाती है, स्लो ग्रोथ के साथ, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए कॉलोकेशंस पे आ जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी। ये वर्ड आप बहुत पढ़ते होंगे, देखा होगा आपने, मॉनेटरी पॉलिसी। और हम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अभी तक पता नहीं होगा कि ये होता क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, देखते हैं। रेफर्स टू द पॉलिसी यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। ये एक ऐसी पॉलिसी होती है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज़ करता है, आरबीआई यूज़ करता है, किस चीज़ के लिए यूज़ करता है, कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को और ग्रोथ को। क्या बोलते हैं उसे, मॉनेटरी पॉलिसी। अभी क्या काम करते हैं, कैसे काम करता है कोलोकेशन, ये देखते हैं। मॉनेटरी इज स्पेसिफिकली यूज विद पॉलिसी इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर ये टर्म यूज होती है, ठीक है, इकोनॉमिकल टर्म है, इकोनॉमिकल कोलोकेशन है ये। तो मॉनेटरी हमेशा पॉलिसी के साथ आता है, और हम इसको मॉनेटरी पॉलिसी ही बोलेंगे, कभी भी मनी पॉलिसी नहीं बोलेंगे, फॉर्मल इंग्लिश में न लिख कर आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, दी आरबीआई चेंज इट्स मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है, आरबीआई ने क्या करा, मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज कर दिया
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट क्लियर। कमिंग टू द सेकंड वन नाउ, supply chain constraints. Now what is supply chain constraints? It refers to disruptions or limitations in the movement of goods affecting cost and growth. ठीक है, रेफर करता है डिस्ट्रप्शंस या लिमिटेशंस किस में, जो मूवमेंट हो रही है गुड्स की। किस चीज़ की मूवमेंट हो रही है? गुड्स की, जो हम यूज़ करते हैं, जो हम खरीदते हैं, और जो उनका इफेक्ट हो रहा है कॉस्ट और ग्रोथ पे। ठीक है, तो वो देखता है गुड्स जो है उसकी कितनी लिमिटेशंस हो रही है, कितनी डिस्ट्रप्शन हो रही है, जो कि इफेक्ट करता है किस पे? कॉस्ट और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो उसे क्या बोलेंगे? सप्लाई चेन कॉन्स्टेंट्स। अब कंस्ट्रेंट्स वर्ड का मैंने आपको मतलब समझाया था, है ना? बंधा हुआ, रोका, स्टॉप करना, ये सब चीज़ें इसके सिनोनिम्स थे कंस्ट्रेंट्स के। तो ये क्या होता है? नेचुरली कोलोकेट्स विद सिस्टम लाइक सप्लाई चेन। ठीक है ना, नेचुरली कोलोकेट होता है ये किसके साथ? सप्लाई चेन के साथ, या रिसोर्सेज के साथ, या बजट के साथ। ये तीन वर्ड्स हैं जिसके साथ कंस्ट्रेंट्स आता है। जैसे सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स, बजट कंस्ट्रेंट्स, इस तरह से। वी से सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट, हमेशा हम सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स ही बोलेंगे, लिखकर आएंगे, कभी भी हम सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स नहीं बोलेंगे एडिटोरियल लैंग्वेज में या फॉर्मल इंग्लिश में। ठीक है, क्या बोलेंगे हमेशा? हम सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स। क्या होता है मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स इंक्रीज्ड प्राइसेस अक्रॉस इंडस्ट्रीज। तो सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स है, उसकी वजह से क्या हुआ है? प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं इंडस्ट्रीज में। किस चीज़ के? गुड्स के। ठीक है, जो हम खरीदते हैं, जो हम यूज़ करते हैं। चलिए आज ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ड है स्टैग्नेशन। दिस इज़ दी वन वर्ड। अब इसका मतलब क्या होता है, आपके एग्जाम में कैसे आ सकता है ये वर्ड, ये देख लीजिए आप। हिंदी मीनिंग भी पढ़ लीजिए। अ सिचुएशन वेयर ग्रोथ स्टॉप्स और बिकम्स वेरी स्लो। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो है ना ग्रोथ रुक जाती है और बहुत स्लो हो जाती है। ग्रोथ रुकना भी और स्लो होना भी, उसे क्या बोलते हैं? स्टैग्नेशन। ठीक है, आर्थिक रुकावट, ठहराव। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड इज वॉलेटिलिटी। अब ये वॉलेटिलिटी क्या होता है? अ स्टेट ऑफ रैपिड एंड अनप्रेडिक्टेबल चेंज स्पेशली इन मार्केट्स। एक ऐसी स्टेट जिसमें बहुत तेज़ी से और अनप्रेडिक्टेबल, मतलब एकदम से प्रिडिक्ट नहीं करने वाली चीज़, बिल्कुल सोचने समझने वाली चीज़ ना हो, एकदम से चेंज आ जाए। तो ऐसी स्टेट जहाँ पे बहुत जल्दी चेंज आ जाए और अनप्रेडिक्टेबल हो, उसे क्या बोलेंगे? वॉलेटिलिटी। और कहाँ पे आ जाए? मार्केट्स के अंदर। ठीक है, याद रखिए किसकी बात हो रही है? मार्केट्स की। अगेन इकोनॉमिक्स में हम बात कर रहे हैं। अस्थिरता या उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी। चलिए ईडियम्स पे आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच मतलब टू ऑब्जर्व अ सिचुएशन बिफोर टेकिंग एक्शन। किसी सिचुएशन को ऑब्जर्व करना एक्शन लेने से पहले। इंतज़ार करके स्थिति को देखना। ठीक है, इंतज़ार करके स्थिति को देखना, सिनेरियो को चेक करना, सिचुएशन को चेक करना, उसके बाद कोई फैसला लेना। उसमें क्या बोलेंगे हम? वेट एंड वॉच। एग्जाम्पल देखिए, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू वेट एंड वॉच बिफोर चेंजिंग द पॉलिसी। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदलने से पहले क्या सोचा कि हम पहले वेट करते हैं और देखते हैं। वेट एंड वॉच। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, टाइटन वंस बेल्ट। टाइटन वंस बेल्ट क्या मतलब होता है? टू रिड्यूस स्पेंडिंग ड्यू टू इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी। क्या करना? स्पेंडिंग्स को रिड्यूस करना, किसकी वजह से? फाइनेंशियल डिफिकल्टी होने की वजह से। ठीक है, स्पेंडिंग्स को कम कर देना, खर्च को कम कर देना। ये देख लीजिए आप, हिंदी में भी देख लीजिए। टाइटन्स वंस बेल्ट। एग्जाम्पल, ड्यू टू राइजिंग प्राइजेस। जो राइजिंग प्राइजेस बढ़ रहे हैं मार्केट्स में, हमारी इकोनॉमी में देख रहे हैं आप, ग्लोबल सिचुएशंस की वजह से, वो अभी हम एडिटोरियल में देखेंगे। तो ड्यू टू राइजिंग प्राइजेस फैमिलीज हैड टू टाइटन देयर बेल्ट्स। फैमिलीज क्या कर रही हैं? अपनी बेल्ट्स को टाइट कर रही हैं। वो हम देख रहे हैं, हर घर की यही कहानी हो गई है ना। इंडियन हाउसेस की हम अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? महंगाई होने की वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है? गैस भी महंगी हो गई है ना काफ़ी, सिलेंडर वगैरह, एलपीजी। तो क्या हो रहा है? हमें अपने बेल्ट्स को टाइट करना पड़ रहा है। वेरी इजी एग्जाम्पल, या अपनी डे टू डे लाइफ में भी समझ सकते हैं। चलिए आगे आ जाइए, जार्गन्स पे वेरी इंपॉर्टेंट, रेपो रेट। अभी रेपो रेट क्या होता है? रीड करें इसको आप। Repo rate, a rate at which the Reserve Bank of India lends money to commercial banks। एक ऐसा रेट होता है जिसमें आरबीआई लैंड करता है मनी
किसको लैंड करता है, किसको देता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स को, उसे क्या बोलते हैं, रेपो रेट। हिंदी में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल देखिए, दी RBI केप्ट द रेपो रेट अनचेंज ड्यू टू बैलेंस इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, ठीक है, RBI ने क्या करा, रेपो रेट को अनचेंज रखा, किस वजह से चेंज अनचेंज रखा, बैलेंस करने के लिए इन्फ्लेशन और ग्रोथ को, उसने रेपो रेट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज नहीं करा, किसने, RBI ने, ठीक है, ये अभी हम एडिटोरियल में समझेंगे। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन, अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो जनरल प्राइस है था पहले, ये हम देख रहे हैं अपने इकोनॉमी में, अपनी मार्केट्स में, जो जनरल प्राइस था आइटम्स का, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज जो हम यूज़ करते थे, जो जनरल प्राइस पहले चल रहे थे, एकदम से क्या हुआ, राइज हुआ है, महंगाई हो गई है ना मार्केट्स में, तो उसे क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धता, कीमतें बढ़ गई हैं, ये हम देख रहे हैं। एग्जाम्पल, हाई इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल। अब क्या होगा, जब महंगाई इतनी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली जो लोग हैं, ठीक है, जो पब्लिक है, वो क्या होगा, परचेज गुड्स को कम करने लगेगी, है ना, खरीद जो है वो कम हो जाएगी, तो उसे क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई को बेसिकली। तो ये दो जार्गन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के एडिटोरियल से। नाउ दिस इज द एडिटोरियल इन फ्रंट ऑफ यू, आप जल्दी से इसको रीड करें। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट 3 लाइन्स जो हैं, और इस पैराग्राफ की, ठीक है, और इस पैराग्राफ की फर्स्ट 3 लाइन्स, लास्ट लाइन्स, ये आप रीड करें स्किमिंग मेथड से, सारे कीवर्ड्स, डेटा और जो इम्पोर्टेंट अभी वोकैबुलरी मैंने आपको कराई है, जार्गन्स वगैरह कराए हैं, वो आप देखें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, MPCs, ये जो जितनी भी एब्रीविएशन है इनको देखें, जल्दी से रीड करें। आई एम गिविंग यू ओनली 2 minutes, देन वी विल डू द डिस्कशंस, further discussions on this editorial. Okay, read them out. Fast, read it. Fine, coming back to the editorial, let's see किस बारे में है आज का एडिटोरियल। देखिए, आज का एडिटोरियल है RBI के ऊपर और उसके रेपो रेट चेंज करने के ऊपर।
और अगर वो रेपो रेट चेंज अभी करता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ग्लोबली सिचुएशंस को देखते हुए, इस सबको हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रेपो रेट क्या होता है, और आरबीआई ने जो ये जो अप्रोच अभी बोली है कि वेट एंड वॉच अप्रोच को वो अभी देखेगा, इसका मतलब क्या है इस एडिटोरियल में ये हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं किस बारे में है आर्टिकल। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई डिसाइडेड नॉट टू चेंज द रेपो रेट इंटरेस्ट रेट। अभी जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से आरबीआई ने सोचा है कि इंटरेस्ट रेट वो चेंज नहीं करेगा। रेपो रेट हमने देख लिया, समझ लिया। रेपो रेट क्या होता है एक बार और देख लीजिए। रेट एट विच आरबीआई लैंड्स मनी टू बैंक्स, है ना, एक ऐसा रेट जो उसमें आरबीआई मनी देता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को, तो वो भी चेंज नहीं करेगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइडेड नॉट टू चेंज इंटरेस्ट रेट्स या रेपो रेट टू एंड फॉलो अ वेट एंड वॉच अप्रोच। और किसको फॉलो कर रहा है, कौन सी अप्रोच फॉलो करेगा, वेट एंड वॉच अप्रोच की। देखें वेट एंड वॉच क्या है, अगेन रुकना और देखना, समझना कि क्या चल रहा है इकोनॉमी में। This is because both inflation is rising and economic growth is slowing, so any change could make things worse. और ये क्यों बोला है आरबीआई ने, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है ना, महंगाई अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, और ये आगे भी बढ़ेगी। अभी ये मैं आपको बता दूं, जो सिचुएशंस ग्लोबली चल रही हैं ये इतनी आसानी से अभी स्थिर नहीं होने वाली सिचुएशंस हैं और रुकने वाली नहीं है। ये अभी चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली हैं आगे आने वाले टाइम में भी। ठीक है, तो अभी इन्फ्लेशन बढ़ रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत नीचे की तरफ जा रही है। इसलिए आरबीआई ने फैसला करा है कि अभी इंटरेस्ट रेट रेपो रेट को चेंज नहीं करेगा, पॉलिसीज़ को नहीं चेंज करेगा। द डिसीजन इज केयरफुल एंड बैलेंस ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टेनिटी लाइक वॉर एंड सप्लाई इशूज़। और ये डिसीजन जो है कैसे लिया गया है, देखते हुए लिया गया है, केयरफुली और बैलेंस करते हुए लिया गया है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ को। क्या आपको पता है क्या हो रहा है, वॉर चल रही है और सप्लाई जो है, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रहे। चलिए, वाई डिड आरबीआई नॉट चेंज द रेट, वो देख लेते हैं क्यों चेंज नहीं करा। बिकॉज इंडिया इज़ फेसिंग टू प्रॉब्लम्स। इंडिया अभी दो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। पहली है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हो रही है, और राइजिंग इन्फ्लेशन, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग वेरी फास्ट इन द इकोनॉमी, इन द मार्केट्स। ये दो पॉइंट्स आप याद रखेंगे। मेन प्रॉब्लम क्या है, द रेपो रेट अफेक्ट्स बोथ थिंग्स इन अपोजिट वेट। अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है, तो दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अपोजिट वेज में। देखते हैं क्या है। इफ इट आरबीआई इंक्रीजेज रेट, अगर आरबीआई इंक्रीज करता है रेट, इन्फ्लेशन गोज डाउन, इन्फ्लेशन नीचे की तरफ जाती है, बट ग्रोथ स्लोज मोर। लेकिन जो है ना, ग्रोथ उससे ज़्यादा नीचे चली जाएगी। पहली प्रॉब्लम, अपोजिट वे में काम करेंगे, याद रखिएगा। और अगर आरबीआई डिक्रीज करता है रेट, कम कर देता है अभी, तो ग्रोथ इम्प्रूव्स, ग्रोथ तो इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपोजिट वेज में। अगर आरबीआई डिक्रीज करेगा तब भी और इंक्रीज करेगा रेट तब भी। सो एनी डिसीजन कुड क्रिएट अनदर प्रॉब्लम। अगर इसमें से कोई एक डिसीजन लिया जाता है तो प्रॉब्लम्स आनी है, इधर वे में, अपोजिट वे में आएगी। तो इसलिए आरबीआई ने क्या सोचा है कि अभी रुक जाते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है, उसने रुकने का फैसला किया है। अब पॉजिंग क्या कॉज कर रहा है ऐसी सिचुएशन, व्हाट इज कॉजिंग दिस सिचुएशन, ये सिचुएशन क्यों हो रही है, देखते हैं क्या क्या कॉजेज हैं। फर्स्ट है वॉर इन वेस्ट एशिया। जो वॉर हो रही है सब वेस्ट एशिया में, और ये वॉर अभी बढ़ेगी। जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, जो प्रॉब्लम सामने आ रही है, जो सिचुएशन है, जिस वॉर विल इंक्रीज बाय द टाइम, ये एंड नहीं होने वाली अभी। ठीक है, तो सप्लाई प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से क्या होगा, कम हो जाएंगे इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। उसके बाद गुड्स आर बिकमिंग एक्सपेंसिव, जब सप्लाई नहीं होगी और आएगी नहीं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स नहीं हो पाएंगे प्रॉपर तरीके से, तो क्या होगा, जो अपनी कंट्री के गुड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे ना। ट्रेड रूट्स लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आर रिस्की। ट्रेड रूट्स जो हैं, जैसे यहाँ जहाँ से हमारा क्रूड ऑयल आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो रिस्की हो चुका है। फ्यूल प्राइसेस आर राइजिंग, और फ्यूल के प्राइसेस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। नॉट ओनली ऑफ फ्यूल, आपको पता है एलपीजी वगैरह जो गैस है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, कॉन्स क्या है इसके, इसके क्या होगा, महंगाई और तेज़ी से और जल्दी बढ़ेगी। ठीक है, और प्रोडक्शन क्या होगी, ग्रोथ क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। अब आरबीआई क्या कह रहा है इस पर, वो देखते हैं। ग्रोथ फॉरकास्ट, ठीक है, तो ये एक तरह से फॉरकास्ट है, स्टैटिस्टिक्स है कि 6.9% ग्रोथ हो जाएगी 2026-27 तक, और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड 4.6%। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन है आरबीआई की तरफ से बताया गया है, बट दीज नंबर्स में चेंज बिकॉज द सिचुएशन इज अनसर्टेन। लेकिन ये जो नंबर्स हैं, जो स्टैट्स उन्होंने बताए, जो परसेंटेज बताई है ग्रोथ और इन्फ्लेशन की,
ये कभी भी चेंज हो सकती है, क्योंकि जो सिचुएशन है वो कब अनसर्टेन होती है ना, किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है ना, 2 साल बाद क्या होगा, 6 मंथ्स बाद क्या होगा। तो ये एक उन्होंने प्रिडिक्शन करके बताया है। तो दिस इज द स्टैट्स डेटा अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द RBI। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। इन्फ्लेशन इज राइजिंग नॉट बिकॉज पीपल आर बाइंग मोर बट बिकॉज सप्लाई इज लिमिटेड एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। इन्फ्लेशन इसलिए नहीं बढ़ रही कि लोग खरीद नहीं रहे सामान को, वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सप्लाई जो है वो क्या है, लिमिटेड है, एक्सटर्नल फैक्टर्स आ रहे हैं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। सो इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट वोंट फिक्स इन्फ्लेशन बट इट विल हर्ट मोर। तो अगर रेपो रेट जो है, जो RBI बढ़ा देता है या घटा देता है, जो इंटरेस्ट रेट है अगर बढ़ा दिया जाएगा तो उससे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम जो है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रॉब्लम हो रही है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ग्रोथ में इशू आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है वो देखते हैं। अदर अनसर्टेनिटीज़ क्या है, ये आप बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारा, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं वॉर सिचुएशन। ये हम सब जानते हैं वेस्ट एशिया में वॉर हो रही है। फाइटिंग इन ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जितने भी गल्फ के रीजन्स हैं, क्योंकि सब जगह पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ऑयल वहीं से सप्लाई होता है, ठीक है। ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा होता और जगहों से भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा वहीं से सप्लाई होता है। तो इसलिए, लेकिन वहीं पर ही फाइट चल रही है, तो ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स जो हैं वहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, इसलिए ऑल ओवर वर्ल्ड में इफेक्ट हो रहा है ऑयल की वजह से। ऑयल सप्लाई कैन बी डिस्टर्ब्ड, मैंने आपको बता दिया, अगर इतनी ज़्यादा वहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन हो जाएगी, इकोनॉमी इफेक्ट कर जाएगी, तो क्या होगा, ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। और ट्रांसपोर्ट रूट बिकम रिस्की, और ट्रांसपोर्ट जहाँ से होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स, चाहे ऑयल का हो चाहे दूसरे सप्लाईज का हो, गुड्स का हो, क्या हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है। अब रिजल्ट क्या निकलता है इसका, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, गुड्स बिकम एक्सपेंसिव और इकोनॉमी स्लोज डाउन, इकोनॉमी नीचे गिरती जा रही है। एंड इन फ्यूचर ऑल्सो अभी ये होने वाला है, चलेगा, ठीक है। दूसरी अनसर्टेनिटीज़ क्या है, US ट्रेड टैरिफ इशूज़, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स में इंक्रीज टैक्सेस टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स, यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर रहा है, टैरिफ्स जो टैक्सेस होते हैं वो बढ़ा रहा है इम्पोर्ट्स के ऊपर। दिस इफेक्ट्स ग्लोबल ट्रेड, उसकी वजह से क्या होगा, जो ग्लोबल ट्रेड है ना वो इफेक्ट करेगा। रिजल्ट क्या देखते हैं इसका, इंडियन एक्सपोर्ट्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेस डिमांड हो रही है उसकी। और बिजनेस अनसर्टेनिटी, ठीक है, बिजनेस अनसर्टेनिटी की बिजनेस करना भी तो ज़रूरी है ना, इंपॉर्टेंट है, तो उसकी अनसर्टेनिटीज़ क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, रिस्की होता जा रहा है बिजनेस करना। और क्या हो रहा है, ये दोनों ही प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हो रहा है, ग्रोथ जो है नीचे की तरफ आ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये US ट्रेड और टैरिफ इशूज़ भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, EI नीनो इफेक्ट, ये आपको पता है, अ वेदर पैटर्न दैट कैन कॉज वीक मानसून इन इंडिया। अगर EI नीनो इफेक्ट सिचुएशन रहेगा इंडिया में, वेस्टर्न पैटर्न जो हम फॉलो कर रहे हैं, जो उसकी वजह से क्या होगा, जो मानसून है इंडिया में वो वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। और इंडिया का आपको पता है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, उसके लिए सही सीज़न का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए अगर वीक मानसून रहेगा इंडिया में, इसकी वजह से EI इफेक्ट की वजह से, तो क्या निकलेगा, रेनफॉल कम होगा, ठीक है, पुअर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी सही से, और फूड प्राइसेस जो हैं वो क्या हो गए, बढ़ जाएंगे, इसकी वजह से महंगाई हो जाएगी, खाना भी जो है ना महंगा हो जाएगा। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको मैंने अच्छे से इसलिए और एक्सप्लेन किया है ताकि आप समझ पाएँ कि एडिटोरियल में क्या बात है और किस तरह से इसको कंक्लूड किया गया है एडिटर के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑल दीज फैक्टर्स जो अभी हमने बताया, डिस्कस करें, अनसर्टेनिटीज़ क्या क्या हैं, फैक्टर्स क्या क्या हैं, ऑल दीज फैक्टर्स आर अनसर्टेन एंड नॉट इन RBI's कंट्रोल। तो ये RBI कंट्रोल में नहीं है ना, कैसे भी कभी भी हो सकते हैं, बस सिचुएशन है जो हमारे ग्लोबली चल रही हैं, जो हम देख रहे हैं। तो RBI इज वेटिंग बिफोर मेकिंग एनी बिग डिसीजन, तो RBI क्या कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है कोई भी बड़ा फैसला लेने से, इसलिए उसने वेट एंड वॉच का अप्रोच अपनाई है, फॉलो करी है। चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं। RBI डिड द राइट थिंग बाय डूइंग नथिंग, वेट एंड वॉच। तो एडिटर क्या कह रहे हैं कि RBI ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, सही चीज़ करी है, कुछ ना करते हुए, देखते हुए, सिर्फ अभी वो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सही फैसला लिया, उनका सही डिस्कशन है। बिकॉज एनी चेंज कुड मेक द सिचुएशन वर्स, कोई भी अगर वो चेंज लेते हैं, इंक्रीज़ करते हैं तो भी सिचुएशन वर्स हो सकती है, डिक्रीज़ करते हैं तो भी अपोजिट रिएक्शन आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। बेटर टू वेट अंटिल थिंग्स बिकम क्लियरर, तो बेटर क्या है, सही क्या है कि अभी हम रुक जाते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है इकोनॉमी में ग्लोबली, और उसके बाद हम
आगे फैसला लेंगे कि क्या करना है रेपो रेट का। व्हेन बोथ ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन आर अंडर प्रेशर, जब दोनों ही ग्रोथ और इन्फ्लेशन अंडर प्रेशर में हो, समटाइम्स नो एक्शन इज बेस्ट। ठीक है, तो क्या होता है, सभी कभी कभार नो एक्शन लेना बेस्ट डिसीजन होता है, बेटर डिसीजन होता है अकॉर्डिंग टू दी एडिटर। ठीक है, ये एडिटर के द्वारा लाइन यहाँ बोली गई है। तो इसलिए ये सब हमारी इकोनॉमी में चल रहा है, ग्लोबली ये सब इश्यूज आ रहे हैं। यहाँ पे हमने एडिटोरियल का एनालिसिस कर लिया है, ब्रेक डाउन कर लिया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लिया है, स्टैट्स को देख लिया है। आ जाइए क्वेश्चन आंसर्स पे, पार्ट 5। जल्दी से रीड करें क्वेश्चन क्या है ये। ठीक है, यूपीएससी मेंस जीएस 3 इकोनॉमी में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे आते नहीं है, दीज आर ऑल प्रैक्टिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द करंट अफेयर्स। ठीक है, तो हम बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। आरसी सारे आरसी ही में ही आएंगे, इंक्लूड होंगे, लेकिन मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको नोट करिए, देखिए। क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन एड्रेसिंग इन्फ्लेशन ड्रिवन बाय सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स इन इंडिया। आप देख सकते हैं वोकैबलरी, वोकैबलरी पे नोट करिए, क्वेश्चन तो आप नोट करेंगे, पहले वोकैबलरी देखिए। क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको बता दिया, इन एड्रेसिंग इन्फ्लेशन ड्रिवन बाय सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स इन इंडिया। इसी क्वेश्चन में सारी वोकैबलरी आ गई, ऐसा लग रहा है ना। तो चलिए आंसर कैसे लिखेंगे पहले देखते हैं। क्रिटिकली अगर एग्जामिन आ जाता है किसी क्वेश्चन में तो उसका मतलब क्या होता है और आप कैसे आंसर करेंगे। देखिए, जहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन आए वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ भी बतानी है, लिमिटेशन भी बतानी है, दोनों को बैलेंस करते हुए कंक्लूजन देना है। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, लिमिटेशन मतलब कमज़ोरी, वीकनेस, तो दोनों को दिखाएंगे साथ में। क्या दिखेंगे वो डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन देंगे पहले आप। अप्रोच, डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मेंशन रेपो रेट एज अ की टूल। ठीक है, रेपो रेट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, रिजर्व बैंक ने वेट एंड वॉच अप्रोच क्यों करी है, क्यों फॉलो कर रहा है वो बताएंगे। उसके बाद आप फॉलो करेंगे बॉडी को। बॉडी में आप क्या लिखेंगे, डिमांड्स साइड वर्सेस सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के बारे में बताएंगे। लिमिटेशंस ऑफ रेपो रेट इन सप्लाई शॉक्स, है ना, वॉर ऑयल प्राइजेस के बारे में बताएंगे। और जो मैंने आपको बताया था ना कि अगर रेपो रेट बढ़ता है तो जब भी अपोजिट रिएक्शन आएगा, डिक्रीज करेंगे तो भी अपोजिट रिएक्शन आएगा, तो वो यहाँ पे आपको बताना है। लिमिटेशंस ऑफ रेपो रेट, ठीक है, लिमिटेशन बतानी है रेपो रेट की। ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बताएंगे। उसके बाद क्या आएगा, प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस बताएंगे, ठीक है, फ़ायदे बताएंगे, एडवांटेज। कंट्रोल्स डिमांड, स्टेबलाइजेज इकोनॉमी। और कॉन्स क्या हो रहे हैं, इनइफेक्टिव ऑफ फॉर सप्लाई डिस्ट्रप्शंस में स्लो ग्रोथ। ये दोनों चीज़ें आप एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल क्या देंगे, जो मैंने अभी आपको लास्ट में सारी चीज़ें, जो फैक्टर्स अनसर्टेनिटीज़ आपको एक्सप्लेन किए थे वो यहाँ बताएंगे। वेस्ट एशिया वॉर की वजह से क्या हो रहा है, रीसेंट आरबीआई जो वेट एंड वॉच अप्रोच है वो क्या कहती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप बताएंगे। जितने भी और भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, टैरिफ रेट्स जो है यूएस बढ़ा रहा है, और EI9 इफेक्ट, ये सब इसमें आप बताएंगे। अगेन वे फॉरवर्ड में क्या करेंगे, कंक्लूजन कैसे देंगे। कंबाइंड मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, कंबाइन कर दिया जाए मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को। इम्प्रूव करा जाए सप्लाई चेन्स को, डाइवर्सिफाई एनर्जी सोर्सेज, और एनर्जी सोर्सेज को देखा जाए, डाइवर्सिफाई किया जाए, क्योंकि हम पूरी तरह डिपेंडेंट हैं गल्फ नेशंस पे। ठीक है, तो ये इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन पे। GS 3 गवर्नेंस एथिक्स से लिंक हो रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एनालाइज द रैशनल बिहाइंड द वेट एंड वॉच अप्रोच in economic policy making during global uncertainty. Discuss its advantages, risks and ethical implications. अब आप देखिए, जहाँ पे एनालाइज आता है वहाँ आपको क्या करना है, सब कुछ बताना है। ब्रेक करेंगे पार्ट्स में, पहले आप बताएंगे क्यों, बेनिफिट्स बताएंगे, रिस्क बताएंगे, एथिक्स बताएंगे, फिर एक लॉजिकल फ्लो देंगे आखिर में। ठीक है, साथ में लॉजिकल फ्लो देते हुए करेंगे उसका, ये सब चीज़ें। ऐसे नहीं कि हमने बस सिंपल सिंपल से थ्योरी लिख दी, आप लॉजिकली उसे कंबाइन भी करेंगे, ऐड ऑन करेंगे उसमें लॉजिकल फ्लो। चलिए देखते हैं कैसे। पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे। एक्सप्लेन अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल इकोनॉमी जो हो रही है, अनसर्टेनिटीज़ किसकी वजह से, वॉर के, ट्रेड टेंशन जो हो रही हैं, सब आप बताएंगे। उसके बाद लिखेंगे आप गवर्नेंस के बारे में, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। देखिए, पॉलिसीज़ भी इतनी जल्दी गवर्नमेंट नहीं बना सकती, क्योंकि
कुछ भी कभी भी हो सकता है, सिचुएशन ऐसी है ना, तो ये सब बताएंगे। इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, इन्फ्लेशन ग्रोथ बैलेंस, इन्फ्लेशन और ग्रोथ को कैसे बैलेंस किया जाए। एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेज इनएक्शन, ये बताएंगे आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और इनएक्शंस, एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, ये सब बताएंगे। प्रॉस एंड कॉन्स पे आ जाइए। प्रॉस, फ़ायदे बताएंगे, अवॉइड्स हैस्टी मिस्टेक्स, इंश्योर स्टेबिलिटी। और कॉन्स में क्या बताएंगे, डिले में वर्सन प्रॉब्लम्स, परसेप्शन ऑफ इनएक्शन, ठीक है, डिले जो है उसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। एग्जाम्पल देंगे आप, आरबीआई डिसीजन अंडर संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा का जो डिसीजन है आरबीआई के अंदर, वो आप बताएंगे, आप एग्जाम्पल देंगे एडिटोरियल से। और ग्लोबल क्राइसिस लाइक ऑयल शॉक्स, अगेन ऑयल के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, जो एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो रूट है वहाँ से ट्रेड करना मुश्किल हो गया है, ठीक है, और जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये सब आप इसमें बताएंगे। वे फॉरवर्ड देंगे, रिफॉर्म्स वगैरह के बारे में बताएंगे, जैसे डेटा ड्रिवन फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, और कॉन्टीजेंसी प्लानिंग, मतलब जो प्लानिंग हो ना वो बहुत सोच समझ के की जाए आज के माहौल में, जो आज का सिचुएशन चल रही है। तो ये सब चीज़ें हम इस आंसर में लिख कर आएंगे। चलिए आज ये एमसीक्यू पे सी सेट का बहुत इंपॉर्टेंट है। द एडिटोरियल सजेस्ट दैट द आरबीआई डिड नॉट चेंज द रेपो रेट प्राइमरली बिकॉज, कौन सा आंसर इसमें सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बताएं। ए बी सी डी आंसर करें मुझे फटाफट से आप लोग चैट बॉक्स में। रीड द क्वेश्चन, रीड करें क्वेश्चन को, और ठीक है, क्वेश्चन को रीड करें, ऑप्शंस को रीड करें, और समझें क्या पूछा गया है। आंसर दीजिए मुझे जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स ऑल्सो। क्या हो सकता है इसका आंसर अकॉर्डिंग टू दी पैसेज। देखिए पैसेज तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, आर्टिकल जो है आज का। आंसर्स गलत होने ही नहीं चाहिए आप लोगों के, इतने अच्छे से नोट्स के साथ मैं आपको एडिटोरियल समझा देती हूँ, ठीक है। वेरी नाइस, वो ऑल आर रिप्लाइंग, वेरी नाइस। जल्दी से मुझे रिप्लाई करें अपने अपने आंसर्स का, आई एम वेटिंग। लेट्स सी करेक्ट आंसर क्या है इसका, सी। चेंजिंग रेट्स कुड वर्सन बोथ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, अगर अभी कुछ रेपो रेट में चेंज आता है तो बहुत वर्स हो जाएगी सिचुएशन, दोनों तरफ से, इन्फ्लेशन भी में भी और ग्रोथ में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट 6 पे आ जाइए। यूपीएससी मेंस ऐसे थीम्स देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट थीम क्या है, क्या हो सकती है एसएस के लिए या यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस के लिए, देखते हैं। इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ ट्रेड ऑफ, कहाँ पे यूजफुल है, जीएस3 इकोनॉमी या ऐसे पेपर में, देखिए कैसे क्वेश्चन आ सकता है। डिस्कस द ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग, हाउ कैन इंडिया बैलेंस द टू।
फाइन। थीम 2 देखिए, लिमिट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन सप्लाई साइड क्राइसिस। GS3 इकोनॉमी, कैसा क्वेश्चन आ सकता है? Evaluate the limitations of monetary policy in addressing supply-driven inflation. Suggest alternative policy measures. आपको suggest करने पड़ेंगे alternative policy measures और क्या ले सकते हैं, हम बना सकते हैं according to the situation. किस सिचुएशन को देखते हुए जो सप्लाई चेन क्राइसिस आ रहा है। ठीक है जी, चलिए थर्ड थीम पे आ जाइए, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। ठीक है, जो वेट एंड वॉच अंडर अनसर्टेनिटी यहाँ पे किससे मैच हो रहा है, यहाँ पे वेट एंड वॉच अप्रोच से। तो कहाँ आएगा? GS2 गवर्नेंस, GS3 और ऐसे पेपर में देखते हैं कैसे क्वेश्चन आ सकता है। एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉशियस पॉलिसी मेकिंग, हमें एनालाइज करना है इफेक्टिवनेस किस चीज़ के ऊपर, जो पॉलिसी मेकिंग बनाई गई है, किस क्या है पॉलिसी मेकिंग, वेट एंड वॉच अप्रोच ड्यूरिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, डिस्कस इस रिस्क और बेनिफिट्स। आपको जो है डिस्कस करने हैं, इसके रिस्क भी बताने हैं और बेनिफिट्स भी बताने हैं, दोनों चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे पेपर में ऐसे राइटिंग आ सकता है, प्रिसाइज राइटिंग भी आता है आपके पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट 6 पे आ जाइए, प्रीलिम्स GS पेपर 1 MCQs देखते हैं कैसे आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई इंक्रीजिंग द रेपो रेट may not always control inflation? Read the following options. Give me the answer fast. और मेरी क्लास में, मेरे बैच में जो हमारा पूरा ग्रुप है इंग्लिश पढ़ने का, जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं सारे, रेगुलरली क्लासेस भी लेते हैं, समझते भी हैं, चैट में भी रिप्लाई करते हैं। ठीक है, और ग्रामर क्लासेस भी अगर दूसरी क्लासेस में मैं देखूँ तो वो जो है रेगुलरली क्लासेस ले रहे हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, ग्रामर, वोकेबलरी, हर चीज़ वो समझ रहे हैं मेरे साथ, एडिटोरियल भी वो डेली ले रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। और इसी से ही ना आपकी रेगुलरली प्रैक्टिस करने से, रेगुलरली वीडियोस को देखने से, अगर आप लाइव नहीं देख पाते रिकॉर्डेड देख लीजिए, इसी तरह से आपकी जो इंग्लिश है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है ना, आप इंग्लिश की, आपकी जो इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है कि समझ नहीं पा रहे, RC नहीं कर पा रहे, या वोकैबलरी का इशू है, कुछ भी ग्रामर में प्रॉब्लम है, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी और इंग्लिश आपका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों की इंग्लिश जो है वो आसान कर सकूँ, आप लोगों को समझना जो है, ग्रामर के कंसेप्ट हैं, वोकैबलरी है, RC, सब ईजी हो जाए आप लोगों के लिए। चलिए, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आंसर इज C, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन इज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करा जा सकता इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने या डिक्रीज करने से। ठीक है, चलिए MCQ 2 पे आ जाइए। ये स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, A, B, C और D। रीड करें और आंसर दें। व्हाट विल बी द आंसर देन? आंसर इज A, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है ना, मैंने आपको समझा दिया था। अब कहीं पे भी आएगा, कहीं एडिटोरियल में, न्यूज़ में आप सुने या देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी किसे बोलते हैं। तो आपको यहाँ स्टेटमेंट दे रखे हैं और सही आंसर आपको करना है, कौन सा स्टेटमेंट जो सही है डिसीजन मेकिंग के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी। तो रीड करें फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स, देन आंसर द क्वेश्चन।
सो नाउ व्हाट विल बी द आंसर? करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट और थ्री स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वुड मोस्ट जस्टिफाई अ सेंट्रल बैंक चूजिंग टू कीप इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड? बताएं कौन सी सिचुएशन है, ए बी सी और डी? रीड दी ऑप्शंस, आराम से रीड करिए, समझिए पहले क्या पूछा गया है। आंसर इज बी, simultaneous rise in inflation and slowdown in growth due to external shocks। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन रीजन्स लाइक वेस्ट एशिया इम्पैक्ट इंडियाज इकोनॉमी? अब जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो हो रही हैं रीजन्स में, वेस्ट एशिया में, जो गल्फ नेशंस में हो रही है, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंडियन इकोनॉमी को, बताएं। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ए बी सी और डी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आंसर क्या है इसका, बी, बाय इफेक्टिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड फ्यूल प्राइजेस। ठीक है ना, ये हो रहा है, हम देख भी रहे हैं क्या इफेक्ट हो रहा है, किस पे इफेक्ट हो रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स के ऊपर और फ्यूल प्राइसेस के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, पार्ट 7, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एडिटोरियल? क्या है आइडिया, सेंट्रल आइडिया एडिटोरियल का? क्या लगा आपको पढ़ के, क्या आइडिया निकाल सकते हैं आप, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, किस बारे में है एडिटोरियल सारा जो आज जो एडिटर ने लिखा है द हिंदू न्यूज़पेपर में, किस बारे में है वो सब, क्या आइडिया मिल रहा है हमें पूरा एडिटोरियल पढ़ने के बाद? आंसर क्या है इसका, बी, आरबीआई डिसीजन टू कीप रेपो रेट अनचेंज इज अ बैलेंस रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये जो आरबीआई का डिसीजन है जिसमें उन्होंने सोचा है कि रेपो रेट को अनचेंज रखा जाए, कोई चेंज ना हो, बैलेंस वे में रखा जाए अभी, रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। ठीक है, रिस्पॉन्स है किसके ऊपर, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के ऊपर। मतलब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि अभी इकोनॉमिक में कुछ भी हो सकता है, जिस तरह से जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं, इकोनॉमी में अभी कोई भी सिचुएशन सामने आ सकती है, कोई भी अनसर्टेनिटी, कोई भी फैक्टर अभी हो सकता है। इस वजह से उन्होंने सोचा है कि रेपो रेट को अनचेंज रखा जाए। दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एडिटोरियल। ठीक है, आरबीआई की फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम द एडिटोरियल? क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, लॉजिकली क्या सोच सकते हैं, ठीक है, क्या आपका व्यू पॉइंट है एडिटोरियल से, आज का एडिटोरियल समझने के बाद? रीड दी फोर ऑप्शन एंड आंसर मी। सो व्हाट कैन बी द आंसर? क्या आंसर होगा, क्या ऑप्शन सही है इसमें से? आंसर इज बी, एक्सटर्नल ग्लोबल फैक्टर्स कैन लिमिट द इफेक्टिवनेस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, दिस इज द लॉजिकली इन्फर्ड कंक्लूजन वी आर गेटिंग फ्रॉम द एडिटोरियल। फाइन, सो दिस इज द एडिटोरियल एनालिसिस फॉर टुडे। आप सबको समझ में भी आया होगा, नोट्स भी मैं आपको दे रही हूँ, तो आप अच्छे से देखिए, समझिए, मेरे साथ आरसी की रोज़ प्रैक्टिस करिए, डेली लाइव सेशंस हो रहे हैं, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट्स मेरी तरफ से रहें वो आपको मिल सकें डे टू डे। ठीक है, लाइफ में अपनी आज जो है मैं आपको बता दूं, ग्रामर की इंपॉर्टेंट क्लास है, लाइव सेशन रहेगा, रिवीजन करेंगे हम जेरेंट्स इन्फिनेटिव्स पार्टिसिपल का, तो प्लीज़ वो अटेंड करिएगा, जो भी मेरे साथ बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं, क्लासेस ले रहे हैं ग्रामर की। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल बी मीटिंग विद द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद, जय भारत।